बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एक्सेलरेशन डिस्कस किया था along with its equations, types, units and graph. अब देखते हैं व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इससे न्यूटन्स लॉज हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। टॉपिक इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले इसका एक जनरल कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन लिखने के बाद, फिर हम इसे फिजिक्स पर अप्लाई करते हैं। देखिए, एक जनरल कंसेप्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या है। अगर जिना रोड पर हॉस्पिटल के सामने एक इवेंट हो, जिना रोड है ये या सिविल हॉस्पिटल है, सामने कुछ फेमस होटल्स हैं या एक इवेंट हो, आपने इवेंट ऑब्जर्व किया, अब आपने इवेंट डिस्क्राइब करना है। तो इवेंट आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं, इजीली लोकेट कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर आप हॉस्पिटल का रेफरेंस दे सकते हैं कि हॉस्पिटल के सामने इवेंट हुआ। आप होटल्स का रेफरेंस दे सकते हैं कि होटल्स के सामने इवेंट हुआ। तो इवेंट को डिस्क्राइब करते वक्त, लोकेट करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मगर अगर एक ओपन, बिल्कुल ना दरिया है, देखिए इस तरह की कंडीशन है, ओपन फील्ड है, ना दरिया है आपके सामने, ना दरख्त है, ना पहाड़ है, ना कोई दूसरा स्ट्रक्चर है, एक ओपन सी फील्ड है। उस फील्ड में आपके सामने यहाँ पर कोई इवेंट हो, अब आपने वापस आकर उस इवेंट को डिस्क्राइब करना है। आप उस इवेंट को डिस्क्राइब या लोकेट नहीं कर सकते, इसलिए कि आसपास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं जिसका आप रेफरेंस दे सकें, कोई फ्रेम ही नहीं जिसका आप रेफरेंस दे सकें। अगर यहाँ पर कोई पहाड़ होता, कोई पहाड़ी होती, आप कहते पहाड़ के सामने इवेंट हुआ। अगर यहाँ पर कोई दरख्त होता, आप दरख्त का रेफरेंस देते। यहाँ पर कोई खड्डा होता, कोई नदी होती, आप इस नदी का रेफरेंस देते, मगर कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इस इवेंट को आप लोकेट नहीं कर सकते। अगर ये सारे होते आप लोकेट कर लेते। बिल्कुल सेम केस है फिजिक्स में। अगर आपने किसी इवेंट को लोकेट करना है, फिजिक्स में किसी पॉइंट को लोकेट करना है, इस पॉइंट को या इस इवेंट को आप कैसे लोकेट कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास एक फ्रेम होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसका आप रेफरेंस दे सकें। फिजिक्स में किस रेफरेंस हम किस चीज़ का देते हैं? फिजिक्स में हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का रेफरेंस देकर किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं। अब इन तीन जो रेफरेंस एक्सिस है या जिन्हें आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, इन तीनों को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं फिजिक्स में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिन्हें हम कहते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस, यूज्ड टू लोकेट a point in space is known as frame of reference. तो फिजिक्स में एक्स वाई जेड एक्सिस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जनरल कंसेप्ट देखिए ये है। अगेन हम जनरल कंसेप्ट की तरफ आते हैं, इसलिए कि हमने कॉमन लाइफ में इसे इसी कॉन्टेक्स्ट में समझना है। अब एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ये बस आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। कोई शख्स अगर फ्रंट पे बैठा है यहाँ पर,
तो आप इट मीन्स फ्रंट इस वॉल का रेफरेंस दे रहे हैं। कोई शख्स बैक में बैठा, इट मीन्स आप बैक वॉल का रेफरेंस यूज कर रहे हैं। लिहाजा अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, बस आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। आप एक एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, ये एरोप्लेन आपके लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। आप इस क्लासरूम में बैठे हैं, यह है क्लासरूम। इस क्लासरूम का स्ट्रक्चर आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और आप कह रहे कि द स्टूडेंट इज सिटिंग एट द फ्रंट, इट मीन्स आप फ्रंट वॉल का रेफरेंस दे रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट बैठा है। इफ अ स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन द राइट, इट मीन्स आप इस राइट वॉल का रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी स्ट्रक्चर जिस रूम में आप बैठे हैं, उस रूम का स्ट्रक्चर आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। फ्रेम मीन्स स्ट्रक्चर जिसका आप रेफरेंस दे सके, किस लिए, किसी शख्स या इवेंट की पोजीशन लोकेट करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप्स हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप्स, एक को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। लाइक आप इस रूम में बैठे हैं, ये रूम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रूम रेस्ट में है। आप एक एरोप्लेन में फ्लाई कर रहे, एरोप्लेन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन उसकी जीरो है, वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही कंसिडर होगा। तो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस that is at rest or moves with uniform velocity or moves with uniform velocity। अगला है नॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉर इनर्शियल या इसका एक और नाम हम लिखते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हूँ, यानी जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, उसे नॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। सो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस that moves with certain acceleration, that moves with certain acceleration। अब एक ट्रक में ट्रेवल कर रहा है, कभी उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, कभी कम होती है, यानी वेलोसिटी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो होगा नॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम फिजिक्स के लॉस किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टडी करते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, फर्स्ट में, इसलिए कि उसमें कोई एरर नहीं आता, कोई मिस्टेक्स नहीं आते। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने अपनी एक फेमस बुक प्रिंसिपिया में 3 लॉज प्रेजेंट किए। एक फेमस बुक थी प्रिंसिपिया, इसमें उन्होंने 3 लॉज डिस्क्राइब किए, द फेमस लॉज ऑफ मोशन। ये 3 लॉज प्रेजेंट किए, दे आर फॉर बॉडीज मूविंग विद एवरीडे स्पीड। जो नॉर्मल स्पीड है, नॉट विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो एवरीडे लाइफ स्पीड जो नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं, कार की स्पीड, आवाज़ की स्पीड, जहाज़ की स्पीड, ये सारे एवरीडे लाइफ स्पीड कहलाते हैं। तो जो बॉडीज़ एवरीडे लाइफ स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, उनके लिए हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिस्क्राइब करते हैं। जो बॉडी लाइट की स्पीड के साथ ट्रेवल करे, उसे अब न्यूटन लॉ के लॉ से डिस्क्राइब नहीं करते। उसके लिए आइंस्टाइन ने, ऑल्बर्ट आइंस्टाइन ने लॉज बताए हैं, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, वो आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर फॉर बॉडीज मूविंग विथ
everyday life's speed. इन लॉज ऑफ मोशन को हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? These are studied in inertial frame of reference. These are studied in inertial frame of reference. Inertial frame of reference कौन सा था? जो या रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, यानी जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो, वो था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन ने कहा कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है, ये बॉडी हमेशा रेस्ट में रहेगी. अगर एक बॉडी मूव कर रही है, ये बॉडी हमेशा मूव करती रहेगी. कब तक रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट में है? जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे. यानी अगर आप एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करें, इस फोर्स की वजह से बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में आ सकती है और स्टेट ऑफ मोशन से वापस रेस्ट में आ सकती है. तो अगर आप किसी भी बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे, रेस्ट में है, आप उसे मूव कर सकते हैं. बॉडी मूव कर रही तो आप उसको रोक सकते हैं. A body at rest continues its state of rest. A body in motion continues its state of motion unless an external unbalanced force acts upon it. ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट. मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू वी मीन by unbalanced force. So a body at rest remains at rest. A body in motion continues its state of motion. Continues its state of motion. Unless, कब तक? Unless an external unbalanced force acts upon it. Unless an external unbalanced force acts upon it. Since you're preparing for entry test, so everything has to be conceptual and logical. Unbalanced force word क्यों यूज किया? Why not simply force? देखिए, एक बॉडी रेस्ट में है, एक बॉडी रेस्ट में है, आप 5 न्यूटन फोर्स लेफ्ट से अप्लाई कर ले और एक 5 न्यूटन फोर्स राइट से अप्लाई करें, तो जो लेफ्ट वाली फोर्स है उसको राइट वाली फोर्स कैंसिल कर देगी, बैलेंस कर देगी. तो क्या ये बॉडी जो है, जो रेस्ट में, क्या इसकी स्टेट चेंज की जा सकती है? क्या आप इसे मूव कर सकते हैं? नहीं मूव कर सकते. ये बॉडी रेस्ट में रहेगी, इसलिए कि जो दो फोर्सेस हैं ये आपस में कैंसिल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं. तो लिहाजा हम इसे कहेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस, ये आपस में कैंसिल कर रहे हैं. अब एक और केस देखते हैं. एक बॉडी रेस्ट में है, अब इन दो में एक फोर्स हटा दें, एक तरह से फोर्स लगा लें, क्या अब इस बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल, आप इसे मूव कर सकते हैं, ये बॉडी मूव करने लगेगी. तो एक ऐसी फोर्स जिसे दूसरी कोई इक्वल फोर्स कैंसल ना करे, बैलेंस ना करे, इसे अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं. तो ये होगी अनबैलेंस्ड फोर्स. जो ये केस है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स होगी. तो अनबैलेंस्ड फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? अ फोर्स that is not cancelled or balanced, that is not cancelled or balanced by an equal and opposite force. अब हमने कहा कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है,
वो रेस्ट में रहेगी, मूव कर रही तो मूव करती रहेगी जब तक आप एक अनबैलेंस्ड फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट ना करें। मगर मैटर की ये प्रॉपर्टी है कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देती। मैटर की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया मैटर की वो प्रॉपर्टी है विच रेजिस्ट्स चेंज ऑफ स्टेट। रेस्ट से मोशन में आना, मोशन से रेस्ट में आना, इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट। An unbalanced force favors change of state. Inertia resists change of state. What is inertia? मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये अपनी स्टेट को चेंज ना होने दें, इसे इनर्शिया कहते हैं। फर्स्ट लेट्स डिफाइन इनर्शिया, तो हम डिस्कस करते हैं कि इनर्शिया का कंसेप्ट क्या है, व्हाट डज इट डिपेंड अपॉन। So what is inertia? The property of matter, the property of matter due to which it resists any change in its state is inertia. इसे फर्दर समझने के लिए कि इनर्शिया क्या है और ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स कंपेयर a heavier body, that is a truck. See, it is a truck. आप इसे कंपेयर कर लें एक लाइटर बॉडी से, बाइसिकल। नाउ अगर ट्रक रेस्ट में हो, इसे मूव करना डिफिकल्ट। मूव कर रहा हूँ, इसे स्टॉप करना डिफिकल्ट। ट्रक की स्टेट को चेंज करना डिफिकल्ट है, इसलिए कि ट्रक का क्या ज़्यादा है, ट्रक का मास ज़्यादा है, तो लिहाजा इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब ये कि डिफ़िकल्ट टू चेंज इट्स स्टेट। एक साइकिल रेस्ट में है, इसे मूव करना आसान, मूव कर रहा है, इसे स्टॉप करना आसान। साइकिल का मास कम है, इसका इनर्शिया कम होगा। तो इनर्शिया मैटर की वो प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से ये अपनी स्टेट को चेंज ना होने दें, एंड दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन मास। सो इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट दोबारा याद रखें। अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ मोशन unless an external unbalanced force acts upon it. So force favors change of state. And inertia is the property of matter due to which it resists any change in its state of rest or motion. Inertia resists change of state. Inertia depends upon mass. न्यूटन के इस फर्स्ट लॉ को एक और नाम देते हैं, वो आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये कहाँ पर ये लॉ परफेक्टली एप्लीकेबल होगा? स्पेस में। अगर स्पेस में बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। ज़मीन के ऊपर आप किसी बॉडी को मूव करते हो, खुद ब खुद रुक जाती है हमारे रोके बगैर। इसकी वजह यह है कि ज़मीन की फ्रिक्शन उसे रोक लेती है। हवा की फ्रिक्शन, ज़मीन की फ्रिक्शन वो बॉडी को रोक लेती है, इसीलिए ज़मीन के ऊपर परफेक्टली ये एप्लीकेबल नहीं होगा लॉ। अब आते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ स्टेट्स दैट अगर आप किसी मास पर फोर्स अप्लाई करें, एक मास पर आप फोर्स अप्लाई करें, तो इस फोर्स की वजह से इस मास में, इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फोर्स applied on a mass produces acceleration in the direction of applied force. ये जो एक्सेलरेशन आपने प्रोड्यूस किया है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जितनी फोर्स ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन ज़्यादा, जितना मास ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन कम।
इस केस में जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, तो आप लिखेंगे a इक्वल टू एफ बाय एम, इसलिए कि हम 1 लिखते नहीं है। इक्वेशन बन जाएगी f इक्वल टू एम ए। ये है इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ की सिंपल स्टेटमेंट क्या याद रखनी है कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ मास, फोर्स अप्लाइड ऑन अ मास या बॉडी produces acceleration in it in the direction of applied force. In the direction of applied force. इस लॉ को एक और नाम देते हैं, इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। पहले लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। जो फोर्स है इसका यूनिट न्यूटन हम लिखते हैं, न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आएगा न्यूटन। क्योंकि हम वर्डिंग्स में लिख रहे हैं, वर्डिंग में कन्वेंशन क्या है कि आपने स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। न्यूटन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मास 1 किलोग्राम हो और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो बॉडी में, तो फोर्स कितनी होगी? फोर्स 1 न्यूटन होगी। सो न्यूटन कैसे डिफाइन किया जा सकता है? न्यूटन, it is the force that produces an acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kilogram. It is a force that produces acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram. फोर्स के डायमेंशंस हम यहाँ से लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से आप इसके डायमेंशंस कैसे लिखेंगे? देखिए, न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम यूनिट है मास का, मीटर यूनिट है लेंथ का, सेकंड यूनिट है टाइम का। ये होंगे डायमेंशंस। किलोग्राम के लिए m लिखा, मीटर के लिए l लिखा, सेकंड के लिए टाइम लिखा। डायमेंशंस क्या शो करते हैं? डायमेंशंस ये शो कर रहे हैं कि फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। कहाँ से डिराइव्ड है? डिराइव्ड फ्रॉम मास, लेंथ एंड टाइम। डायमेंशंस क्या शो कर रहे हैं कि फोर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम मास, लेंथ एंड टाइम। mass, length and time. But how do we define force? What is force? फोर्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं? आप यही एग्जांपल्स देखें, एक ट्रक और बाइसिकल की एग्जांपल। साइकिल के केस में आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स वो एजेंट है जो साइकिल को मूव कर सकता है, इसे स्टॉप कर सकता है। ट्रक के केस में फोर्स वो एजेंट है विच कैन ट्राई to move the truck or it can try to stop the truck. The force is an agent which moves the body or tends to move it, stops the body or tends to stop it. ये फोर्स की डेफिनेशन होगी। यूनिट हमने कहा न्यूटन है, डायमेंशंस हमने डिस्कस किए। तो फोर्स एन एजेंट just please. An agent that
moves the body or tends to move it, stops a body or tends to stop it, stops a body or tends to stop it. Newton's third law, a very famous law with a very famous statement that we commonly use in everyday conversation. Newton's third law. For every action, there is an equal and opposite reaction. ये है Newton's third law. For every action, there is an equal and opposite reaction. हम आमतौर पर बुक में जो एग्जांपल दी है, एक रॉकेट के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन होती है, इसमें लिक्विड ऑक्सीजन है जिसकी प्रेजेंस में फ्यूल जलता है। फ्यूल बर्न होने के बाद पीछे से स्मोक निकलता है। ये जो पीछे से धुआं निकल रहा है, ये बहुत ही हाई स्पीड के साथ निकलता है। आप आगे एक टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो पीछे धुआं निकलता है, ये 4000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलता है। इस धुएं के पीछे निकलने की वजह से रॉकेट को ऊपर की तरफ एक पुश मिलती है। धुआं का पीछे निकलना, स्मोक का पीछे निकलना, इसे हम कहेंगे एक्शन। इसके बदले में रॉकेट का ऊपर मूव करना, इसे कहेंगे रिएक्शन। तो रॉकेट को एक अप थ्रस्ट मिलता है जब गैसेस पीछे की तरफ से हाई स्पीड के साथ निकलते हैं। सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम इसी तरह से देखते हैं कि जमीन पर जब हम वॉक करते हैं तो हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं जमीन के ऊपर, हम जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं। इट इज एक्शन ऑन द ग्राउंड। एज अ रिएक्शन जमीन हमें आगे की तरफ पुश करती है। देयर इज रिएक्शन ऑन अस। तो एक्शन इज ऑन द ग्राउंड, रिएक्शन इज ऑन अस। अगर एक बुक टेबल पर पड़ी है तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये किताब टेबल पर है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। बुक का रिएक्शन इसके ऊपर अपवर्ड होगा। इसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। रिएक्शन को आगे हम पढ़ेंगे एक वर्ड, नॉर्मल फोर्स। अब एक्शन और जो रिएक्शन की फोर्सेस हैं ये इक्वल होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, पेयर के फॉर्म में होते हैं, मगर ये कभी कैंसल नहीं करते, बैलेंस नहीं करते। क्यों बैलेंस नहीं करते? जब इक्वल है, ऑपोजिट है, ये तो उन्हें तो बैलेंस करना चाहिए। ये क्यों बैलेंस नहीं करते, इसका आंसर सुने। पहले मैंने स्टेटमेंट क्या बताई कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड they are equal in magnitude, opposite in direction, but they do not balance each other. Why? अब कोई भी इसमें केस ले, आपको एग्जांपल, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ह्यूमन वॉकिंग आप कंसिडर कर लें। देखिए वो फोर्सेस कैंसल होंगे या बैलेंस होंगे जो एक बॉडी पर एक्ट करें। जो मैंने बैलेंस फोर्सेस शो किए, आप देख ले वो एक बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं। ये है बैलेंस्ड फोर्सेस।
दे आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, तो लिहाजा वो इक्वल होंगे, कैंसल करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से। मगर एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस वो एक बॉडी पर कभी एक्ट नहीं करते हैं। आप देख लीजिए ह्यूमन वॉकिंग केस में एक्शन किस पर है, एक्शन इज ऑन द ग्राउंड, रिएक्शन इज ऑन अस। क्योंकि दोनों फोर्सेस यानी एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस अलग बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं, एक जमीन पे के ऊपर एक्ट कर रही है फोर्स, अगली फोर्स हम पे लग रही है, तो इसीलिए ये कैंसल नहीं होंगे, ये बैलेंस नहीं करेंगे। सो ये स्टेटमेंट में कंप्लीट करता हूं। देखिए एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, opposite in direction, but they do not balance each other. Why? Because they act on two different bodies. Because they act on two different bodies. How different bodies? एक फोर्स लग रही है ग्राउंड पर, अगली फोर्स लग रही है हम पर, तो इसीलिए बैलेंस नहीं होंगी। आज आप इसे यहीं तक देख लीजिएगा। इसके बाद लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स और कोलिजन के टॉपिक्स होंगे जो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर।